यस डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स लेंगे स्टार्टिंग में, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। कई तरह से चार कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। हर एक की कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4, हर एक की कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरड है। 12 माइक्रोफैरड। और यहाँ A और B इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी जोड़ी गई है 500 वोल्ट की। तो ये पूछा गया है कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। C1 पे चार्ज कितना, C2 पे, C3 पे, C4 पे, सभी पे इंडिविजुअल चार्ज बताइए। तो इसका तरीका ये रहेगा, पहले हम इस सोर्स से टोटल चार्ज कितना ड्रॉ किया जा रहा है पहले उसका पता करेंगे। मान लीजिए वो चार्ज Q है। फिर A पॉइंट पे जाके वो चार्ज दो तरफ डिवाइड हो जाएगा, कुछ C1 में जाएगा और बाकी बचा हुआ C2 से होता हुआ, C3 से होता हुआ, C4 से होता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि इस चार्ज के पास और कोई रास्ता नहीं है जाने का। यानी ये तीनों कैपेसिटर हमें यहाँ से पता चले कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। एक की सेकंड प्लेस दूसरे की फर्स्ट से, दूसरे की सेकंड प्लेस तीसरे की फर्स्ट से, इस तरह से। यानी ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, इसलिए जो चार्ज A से ऊपर की ओर गया वही इन तीनों में पास होगा। तो एक तो बात ये पता चली, जो बचा हुआ चार्ज है वो C1 में चला जाएगा। चलो मैं शुरू करता हूँ करना इसको। एक बार मैं इसको यहाँ पे C और D लिख के ऐसे शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन जो है ये, टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बिकॉज C2, C3 and C4 are in series, therefore if C1 is the equivalent capacitance, तो C1 की वैल्यू का फॉर्मूला हमें ये लगाना पड़ेगा। C1 नहीं, मैं C डैश कर लेता हूँ। C1 तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, क्योंकि सभी 12 माइक्रोफैरड के थे तो आ जाएगा 3/12 यानी 1/4। इसका मतलब ये हो गया कि C डैश जो है वो 4 माइक्रोफैरड हुई। इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड। तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इस तरह से बना सकता हूँ। 4 माइक्रोफैरड इज दिस, एंड नीचे C1 जो था वो 12 माइक्रोफैरड का था, तो ये है 12 माइक्रोफैरड इस तरह से। ये वो AB पॉइंट हैं जिनके बीच में 500 वोल्ट की बैटरी हमने जोड़ रखी है। अपने डायग्राम को हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह 4 माइक्रोफैरड। तो अब जो है इस डायग्राम पे आते हैं और यहाँ देखते हैं कि 500 वोल्ट डायरेक्ट इस 4 माइक्रोफैरड पे भी अप्लाइड है और 12 माइक्रोफैरड पे भी, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे इस साइड का और इस साइड का चार्ज हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो पहले 4 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज गया, देयरफॉर चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड, अगर उसे मैं Q1 कहूँ तो वो हो जाना चाहिए उसकी कैपेसिटेंस
4 माइक्रोफेरेड और ये वोल्टेज 500 की मल्टीप्लाई जो कि आएगा 2000, क्योंकि वो माइक्रोकुलाम था, वो माइक्रोफेरेड था, इसलिए ये चार्ज आया 2000 माइक्रोकुलाम। यानी ए पॉइंट से इस साइड जो चार्ज गया है वो गया है 2000 माइक्रोकुलाम। जब ए से 2000 माइक्रोकुलाम गया तो इसका मतलब वो सीरीज में जितने भी कैपेसिटर हैं सब पे 2000 माइक्रोकुलाम ही जाएगा। इसलिए ये एक साइड का आंसर आ गया कि इन सभी पे चार्ज होगा 2000 माइक्रोकुलाम। तो देयरफॉर चार्ज ऑन C2, C3 एंड C4 इन सब पे चार्ज हो गया हमारा सेम 2000 माइक्रोकुलाम। उसी तरह से अब इस पे निकाल लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज इसकी 500 ही हुई, कैपेसिटेंस इसकी 12 है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। एंड चार्ज ऑन 12 माइक्रोफेरेड, अगर इसे Q2 नाम दें, वही CV, C की वैल्यू 12 है, V की वैल्यू 500, तो 6000 माइक्रोकुलाम इस C1 पे चार्ज आ गया ऑन C1। तो एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। बस ये देखना है कि कहाँ जंक्शन पे सीरीज कम्बिनेशन बन रहा है, कहाँ पैरेलल कम्बिनेशन बन रहा है, उसी हिसाब से फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना और पोटेंशियल देखते हुए चार्ज को डिवाइड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इस तरह से कुछ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड। और ये पूछा गया है कि इस फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा अगर इस तरह से इन कैपेसिटर्स को जोड़ा जाए। तो सिंपल बात वही है कि अगर मैं इसका V निकालना चाहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस फॉर्मूले की V = Q/C। Q चार्ज जो सोर्स से आएगा वो वहाँ से निकालना पड़ेगा, और C कैपेसिटेंस इसकी अपनी जो 1 माइक्रोफेरेड है वो चलेगी। लेकिन ये चार्ज ये अकेला कैपेसिटर तो ड्रॉ कर नहीं रहा, ये सारे मिलके कर रहे हैं, इसलिए पहले इन सब की टोटल कैपेसिटेंस निकाल के और V की जगह 6 वोल्ट और C की जगह इनकी टोटल कैपेसिटेंस रख के पहले टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा जो सोर्स से आ रहा है। यानी इस सर्किट की पहले मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा ध्यान देकर करना पड़ेगा। पहले ये वाला पोर्शन में करता हूँ, A और B मैंने यहाँ लिख दिए हैं, C और D मैं यहाँ लिख देता हूँ। C और D के बीच ये दोनों पैरेलल में हैं, इसको यहाँ पे E लिख देता हूँ। फिर E और D के बीच का जो सीरीज बनेगा उसका यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F और B के बीच का। फिर ये ऊपर जो तीनों का इक्विवेलेंट आएगा इस 4 के साथ वो पैरेलल में होगा, उसका कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, और फिर A से B तक का सब जो है सीरीज में आ जाएंगे। तो पहले मैं C और D के बीच का इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तो पहले लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफेरेड। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी ये V हमें निकालना है। इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैं C और D के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालता हूँ, बिकॉज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन C एंड D, जो कि एक पैरेलल कम्बिनेशन है वहाँ। तो पैरेलल कम्बिनेशन में अगर मैं उस इक्विवेलेंट वैल्यू को C1 नाम देता हूँ, तो C1 मस्ट बी 2 + 2 4 माइक्रोफेरेड, पैरेलल कम्बिनेशन है। अब ये 4 माइक्रोफेरेड इस 4 के साथ आया सीरीज में, तो इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट एक बार बना देता हूँ। बना देना चाहिए, अपने आप को भी इसमें थोड़ा परेशानी कम हो जाती है। ये थे मेरे C और D, जिनके बीच में 2 और 2 का इक्विवेलेंट 4 आ गया, तो ये हो गया मेरा 4 माइक्रोफेरेड।
ये ऑलरेडी 4 माइक्रोफेरेड है, नीचे 4 माइक्रोफेरेड है, और ये इस तरह से मेरा B आ गया, ये E है, ये F। तो अब E और D के बीच सीरीज कम्बिनेशन बन रहा है, तो उसका निकाल लेता हूँ। बिकॉज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन E एंड D, जो कि सीरीज कम्बिनेशन है, अगर वो C2 वैल्यू बनती है, मान लेते हैं सीरीज कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C2 आता है, तो C2 की वैल्यू तो इस फॉर्मूले से निकलने वाली है, सीरीज कम्बिनेशन में पता है हमें, यानी 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, काट लेते हैं तो आ गया 1/2, यानी C2 की वैल्यू हमारी आ गई 2 माइक्रोफेरेड। E और D के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आ गया 2 माइक्रोफेरेड। तो इसका अगर इक्विवेलेंट डायग्राम जल्दी से खींच लें, इसे डायग्राम बनाने का भी थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये थे हमारे E और D, ये है हमारा F और ये है B, ये A, ये 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड। चलिए इनको तो हमें पता ही है। अब F और B के बीच हम देख रहे हैं 4 और 2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये निकालते हैं। तो बिकॉज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन F एंड B, जो कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसको अगर C3 नाम देते हैं तो 4 + 2 6 माइक्रोफेरेड। F और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारी आ गई। अब इनका जो 6 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना, उसको एक कैपेसिटर से इन दो के साथ सीरीज में मैं दिखा सकता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं यहाँ बना देता हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये 1, ये 2, ये 6, ये हमारा A है, ये हमारा B, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, और ये अभी अभी आया है हमारा 6 माइक्रोफेरेड। ये इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस निकाल के ही हम सोर्स से ड्रॉ किया गया चार्ज निकाल पाएंगे। इसलिए अब हम लास्ट स्टेज में हैं, तीनों हमारे कैपेसिटेंस अब सीरीज में आ चुकी हैं, तो नेट कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ। तो देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, जो कि सीरीज कम्बिनेशन हमारा बन रहा है, उसको अगर मैं C4 नाम दे देता हूँ, तो 1/C4 मस्ट बी इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6। ये देखिए 1, 2 एंड 6 वाले हैं, तो इस तरह से 6 LCM आ गया, 6, 3, 1। अगर मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ तो ये आ जाना चाहिए 10/6, या ये कह दीजिए C4 की वैल्यू हमारी आ गई 6/10। अगर इसको काट सकते हैं तो काट लीजिए, तो 3/5 माइक्रोफेरेड। ये इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करते करते हम लास्ट में पहुँचे कि सभी कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस आ गई है हमारी 3/5 माइक्रोफेरेड। अब इस नेट कैपेसिटेंस को ऐसा मान सकते हैं कि सिंगल इस सोर्स के साथ एक सिंगल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जो 3/5 माइक्रोफेरेड का है। तो टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज की हेल्प से हम सर्किट में जो फ्लो हो रहा है टोटल चार्ज सोर्स से, वो निकाल लेते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मुझे इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये चलिए मैं यहाँ जगह बना के कोशिश करता हूँ कि यहाँ अगर हो जाए तो देयरफॉर नेट चार्ज टेकन फ्रॉम द सोर्स Q इक्वल टू CV। C की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3/5, V हमारा था 6, तो कितना इससे ये कटेगा 1.2 टाइम्स
तो 3.6 माइक्रोकूलम, ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पे, 3.6 माइक्रोकूलम इतना चार्ज सोर्स से लिया गया है इस पूरे सर्किट के द्वारा। अब फर्स्ट कैपेसिटर के बारे में हमें पता चल गया कि ये टोटल चार्ज जो सोर्स से लिया गया है वो फर्स्ट कैपेसिटर से ही होके जाएगा और कोई रास्ता उसके पास है ही नहीं। यानी फर्स्ट कैपेसिटर के बारे में हमें तुरंत पता चल गया कि उसके लिए चार्ज हम ये यूज करेंगे 3.6 माइक्रोकूलम, उसकी कैपेसिटेंस हमें दे रखी है। तो इन दोनों की हेल्प से हम वो वैल्यू निकाल लेंगे जो हमसे पूछी गई थी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 माइक्रोफैरड V इक्वल टू Q अपॉन C, Q की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3.6 वोल्ट और 3.6 माइक्रोकूलम, उसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोकूलम माइक्रोफैरड में माइक्रो कट जाएगा तो सीधा यही 3.6 वोल्ट ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो यहाँ C की जगह हम 2 रख देते तो इसकी आधी वोल्टेज आ जाती। उसी तरह से आगे हर एक की पोटेंशियल डिफरेंस वो पूछ सकता है, लेकिन इतना डीपली पूछा नहीं गया। तो अगर आगे का पूछता तो ये 3.6 वोल्टेज ये और इसके आगे जो 1.3 आती 2 माइक्रोफैरड की, वो दोनों जोड़ के हम 6 में से घटा देते, जो बचती वो हमारी F और B के बीच में वोल्टेज बन जाती। तो ये नीचे वाला पैरेलल में है तो बची हुई वोल्टेज सारी इस पर अप्लाई हो जाएगी। बाकी ये दोनों इक्वल कैपेसिटेंस के थे तो इनमें बाकी वोल्टेज इक्वली डिवाइड करके हम अपना आंसर दे सकते थे, लेकिन इतना डीपली पूछा नहीं गया। चलो यहीं छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है अपना कि A और B के बीच में इनफाइनाइट कैपेसिटर्स जोड़े गए हैं। इनफाइनाइट से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हर एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का है, हर एक की कैपेसिटेंस C लिखी हुई है और C की वैल्यू दी गई है 1 माइक्रोफैरड। ऐसे ऐसे पहली रो में एक कैपेसिटर, मैंने 1 कैपेसिटर नीचे लिख दिया है, दूसरी रो में 2 कैपेसिटर, फिर 4 कैपेसिटर, फिर 8 कैपेसिटर्स, फिर 16, यानी डबल कैपेसिटर जुड़ते जा रहे हैं और इस तरह से पता नहीं कितने जुड़ गए होंगे इन्फिनिटी तक। तो सबकी टोटल कैपेसिटेंस पूछी है। ऐसा लगता है जैसे कितना हार्ड क्वेश्चन बन गया होगा, लेकिन वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। अरे आप लोग कर देंगे इसको बहुत जल्दी। एक बार मैं हिंट सा दे दूं, आप लोग छोड़ेंगे नहीं। तो एक बार मैं बता देता हूं कि पहली रो को तो छोड़ ही दो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। दूसरी रो के दोनों कैपेसिटर, एक की सेकंड प्लेस दूसरे के फर्स्ट से इस तरह से जुड़ी हुई है एक लाइन में, तो यानी ये रो में जितने भी कैपेसिटर हैं वो सीरीज कम्बिनेशन में है। सबकी सीरीज कम्बिनेशन का नेट सीरीज कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। उसी तरह से इन 4 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए सीरीज का, और जो निकाल के सिंगल एक कैपेसिटर से उनको शो कर दीजिए। अगला जो हम डायग्राम बनाएंगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इस तरह से बन जाएगा। इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ आ जाएगी। मान लीजिए पहले वाले की मैं नाम दे देता हूँ C1, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी मान लीजिए C2, इन चारों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी मान लीजिए C3, और आगे उसी तरह से C4, C5, C6 जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी उसको सिंगल कैपेसिटर से हम ऐसे दिखा देंगे, इनकी वैल्यू निकाल देंगे अभी। उसके बाद क्या होगा, क्या देख रहे हैं हम कि इन सभी इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है और इनकी सेकंड प्लेट ये देखिए, और इनकी सेकंड प्लेट बी पे कनेक्टेड है। तो जब ऐसा कम्बिनेशन हो तो वो हो जाता है पैरेलल कम्बिनेशन, और बस पैरेलल कम्बिनेशन होते ही चुटकी में सवाल हो जाएगा। तो देखते हैं, बिकॉज नेट कैपेसिटेंस फर्स्ट रो इक्वल टू C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, नेट कैपेसिटेंस सेकेंड रो अगर मैं उसको C2 मानता हूँ, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है तो डायरेक्ट C2 तो नहीं कह सकता कि सेकंड का C2 हो गया। C2 अगर है तो उसको मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा 1/C2 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C
2/c और c की वैल्यू थी 1, तो 2/1, तो देयरफॉर C2 की वैल्यू क्या आई 1/2। तो C1 की वैल्यू है हमारी 1 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 माइक्रोफैरड। उसी तरह से C3 में इसमें C3 वाली उसमें रो में चार्ज जुड़े हुए हैं, तो 1/4 आ जानी चाहिए। नेट कैपेसिटेंस थर्ड रो, अगर उसको मैं C3 मानता हूँ, से लिख देते हैं जो मानते हैं, तो 1/C3 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C यानी 4/C। C की वैल्यू है 1, तो C3 की वैल्यू अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ तो 1/4 माइक्रोफैरड आ जानी चाहिए। माइक्रोफैरड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 1/4 माइक्रोफैरड। अब उसी तरह से 8 वाले की आ जाएगी 1/8, 16 वाले की आ जाएगी 1/16। और अब इनको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हुए सीधे इनको कनेक्ट जोड़ दे रहे हैं। बिकॉज ऑल C1, C2, C3 इनफाइनाइट तक आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, अगर उसको C नाम देता हूँ, तो C1, C2, C3 जो भी हमारी वैल्यू आई सबको इन्फिनिटी तक हम जोड़ देते हैं। C1 की वैल्यू थी 1 माइक्रोफैरड, C2 की आई थी 1/2, C3 की आई थी 1/4, नेक्स्ट वाले की आ जाएगी 1/8। लिखना चाहिए तो लिख दें, नहीं तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। और यहाँ इन्फिनिटी तक, बस यहाँ तक तो अपना ये फिजिक्स पे बेस्ड था ही, सीधा फार्मूला बेस्ड। हल्का सा थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिक्स हमको याद करना पड़ेगा कि ये कौन सी सीरीज बन रही है। यहाँ देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर एक टर्म को, और जब हर एक टर्म किसी फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती जाती है तो वो बन जाती है हमारी GP। मैथमेटिक्स में कहीं पढ़ा होगा। तो GP में फर्स्ट टर्म है हमारी, जिसको हम A बोलते हैं, उसकी वैल्यू 1 है, और जिस रेशो से इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं वो है हमारा 1/2, और हमारी टोटल टर्म्स हैं इन्फिनिटी। तो हम GP की इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो लिख देंगे हियर इट इज़ ए GP एंड फर्स्ट टर्म है उस GP की, जिसे हम A लिख देते हैं 1, और हमारा ज्योमेट्रिक रेशो जिसे हम R बोलते हैं वो है हमारा 1/2, और नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारी N जिन्हें बोलते हैं वो इन्फिनिटी। तो ऐसी GP की सम का रेशो हम जानते हैं। देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू फॉर्मूला होता है फिर 1/1 - R। जब किसी GP का ज्योमेट्रिक रेशो 1 से कम हो तो फॉर्मूला आ जाता है ये, वरना फॉर्मूला दूसरा होता है, उसके में यहाँ करना कोई फ़ायदा नहीं है। तो A की वैल्यू 1 रखता हूँ, अपॉन 1 - R की वैल्यू मेरी 1/2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से जो इतना बड़ा जंजाल सा दिखाई दे रहा था वो इतना इजी क्वेश्चन बन के आया कि चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले एक एक रो को सॉल्व कर लो, और फिर जो उनके इक्विवेलेंट आए उनको देख लो, और लास्ट में पता लगा कि सब पैरेलल में है। बस पैरेलल में आने के बाद थोड़ा सा ये ज्योमेट्रिक जो सीरीज बन गई हमारी, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखा और अपना आंसर आ गया। तो यही A और B के बीच का नेट कैपेसिटेंस है। एक बार यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B वो आ गई हमारी 2 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान करना है कि कॉम्बिनेशन क्या है। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी गई है। देखिए, अगर ये वायर ना जोड़ा जाए
तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है कि सब सीरीज में है। लेकिन इस वायर के जोड़ते ही क्वेश्चन का खेल ही बदल गया। खेल मतलब क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया। कैसे? देखिए, कुछ कैपेसिटर जिनकी कोई भी प्लेट ए पे आ रही है, मैं उस प्लेट का नाम 1 डालता हूँ, वहाँ से पता चल जाएगा कौन सा कॉम्बिनेशन है। और जो प्लेट यहाँ पे सी पे जा रही है, उन पे डाल देता हूँ 2। तो भाई ए पे आ रही है, एक तो ये प्लेट आ रही है ए पे, इसको 1 डाल देता हूँ। एक इस ए पे आ रही है ये वाली प्लेट, ये देखिए, ए से चलता हूँ, ये गया और इस वाली प्लेट पे गया, ये भी ए पे जा रही है, और इसको इधर से देखता हूँ तो ये भी ए पे जा रही है। तो इन 3 कैपेसिटर की एक एक प्लेट तो जा रही है ए पे, और बाकी जो सी पे गई, यहाँ से देखता हूँ सी पे ये दोनों प्लेट गई, इस पे 2 डाल देता हूँ, इस पे 2 डाल देता हूँ, और सी पे एक ये जा रही है थर्ड कैपेसिटर की ये प्लेट। तो हर एक कैपेसिटर की 1-1 नंबर वाली प्लेट ए पे जा रही है और 2-2 नंबर वाली प्लेट सी पे जा रही है। यानी एक पॉइंट पे तीनों कैपेसिटर की एक प्लेट और दूसरे पॉइंट पे उनकी सेकंड प्लेट कनेक्टेड है। और ऐसा तो हमने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर सभी कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट पे और सेकंड प्लेट दूसरे पॉइंट पे जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। बस डायग्राम का थोड़ा फ़र्क था। ये तो वायर हैं, इनको हम कैसे भी जोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, वायर फ्लेक्सिबल होता है। तो इस तरह से डायग्राम को, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट ऐसे ना बता के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया गया, स्टूडेंट समझेगा। अब ये पता लग गया हमें ए से सी तक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन के आएगी, जिसको मैं सिंगल कैपेसिटर से दिखाऊंगा, वो अगले 6 माइक्रोफैरड के साथ सीरीज में होगा। तो मैं अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आने वाली है, मैं अभी कैलकुलेट करता हूं उसको। मान लीजिए वो C1 आई, तो वो इस 6 माइक्रोफैरड के साथ सीरीज में होगी, और यहाँ से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी निकाल लेंगे। तो बस अब इतना करना है, बिकॉज between A and B the capacitors are in parallel, therefore equivalent capacitance between A and C, अगर वो C है तो 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, तो 9 माइक्रोफैरड पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सीधे उनको जोड़ देंगे। तो 9 माइक्रोफैरड तो ये आ गई, तो C1 की वैल्यू हमारी आ गई 9 माइक्रोफैरड। आगे का तो आप छोड़ेंगे नहीं, इसको कर लेंगे। तो बस मैं शॉर्ट में जल्दी से करके चलता हूँ। बिकॉज C1 and 6 माइक्रोफैरड नाउ आर इन सीरीज, therefore नेट कैपेसिटेंस, अब सीरीज में नेट कैपेसिटेंस को अगर C2 नाम दूं या C कह देता हूं, नेट कैपेसिटेंस C मान लेते हैं उसको कि इसकी नेट कैपेसिटेंस C आएगी। तो C की वैल्यू तो हम रेसिप्रोकल करके निकालेंगे। फिर 1/9 प्लस 1/6, एलसीएम आ जाएगा 18, तो ये आ जाना चाहिए 5/18, और देयरफॉर C की वैल्यू आ जानी चाहिए फिर 18/5, यानी 3.6 माइक्रोफैरड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन में लिखना भूल गया, क्वेश्चन था इसका कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इस सर्किट की। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 2 कैपेसिटर हैं 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के, जिनको 6 वोल्ट की बैटरी से इस तरह से जोड़ा गया है, और हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू पूछी गई है कि इस बैटरी से हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज पहुंच जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इस कॉम्बिनेशन को पहचाना जाए कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर बैटरी को यहाँ की बजाय सीधा यहाँ जोड़ दिया जाता, इस वायर की भी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर तो ये
सीरीज कम्बिनेशन था सीधा, लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है कि बैटरी को इस तरह से जोड़ा गया और बाकी का सर्किट पूरा किया गया इस तरह से। ये अब यहाँ से ऐसा करते ही क्वेश्चन चेंज हो गया। ए और बी जहाँ बैटरी के दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं, मुझे वहाँ से देखना है कि किस किस कैपेसिटर की कौन कौन सी प्लेट ए पे, कौन कौन सी प्लेट बी पे आ रखी हैं। अगर ये पहचान हो गई तो सीरीज और पैरेलल पहचान में आ जाएंगे। तो फिर वही करता हूँ कि ए पे जो प्लेट आई है उन पे मैं 1 1 लिख लेता हूँ। एक तो ये प्लेट ए पे आ गई, लिख दिया 1। एक ए पे कौन सी प्लेट आई, ये वाली प्लेट आई। ए पे ये दोनों प्लेट आ रखी हैं और बी पे ये दोनों प्लेट आ रखी हैं। ये देखो, यानी अगर मैं दोनों कैपेसिटर ऐसे बनाऊं, ये मेरा बी सॉरी, अगर मैं डायग्राम को इस तरह से बनाऊं कि दोनों प्लेट ये ए पे हैं, वो बी पे हैं और ये ए पे हैं, तो हो गया पैरेलल कम्बिनेशन। तो बस इतना सा पता लगते ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे पैरेलल कम्बिनेशन का, C1 + C2 टोटल आ जाएगी 10 माइक्रोफैरड। वहाँ से वोल्टेज ये रही है, तो टोटल चार्ज जो सोर्स से लिया गया उसका पता चल जाएगा कि भाई चार्ज क्यू। अब पैरेलल कम्बिनेशन है तो पैरेलल कम्बिनेशन में तो चार्ज सेम होगा नहीं दोनों पे। मान लीजिए ये हम बैटरी जोड़ते हैं यहाँ, तो जो चार्ज क्यू सोर्स से आया कुछ उधर जाएगा कुछ उधर जाएगा, तो बस उसी तरह से यहाँ जाके चार्ज डिवाइड हो जाएगा। कुछ इधर से होता हुआ इस कैपेसिटर पे, कुछ इधर से होता हुआ उस कैपेसिटर पे चला जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है दोनों पे, तो दोनों की वोल्टेज 6 हो गई, इसकी कैपेसिटेंस ये रही, तो इसका चार्ज निकल जाएगा Q = CV और उसका निकल जाएगा Q = CV इससे। बस सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, बिकॉज 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड are in parallel and potential difference V की वैल्यू दी है 6 वोल्ट। तो पैरेलल कम्बिनेशन में दोनों पे 6 वोल्ट ही माना जाएगा, होता ही है। हर एक कैपेसिटर डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस 6 हो जाएगा दोनों का। तो देयरफॉर चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड, Q1 नाम दूँ तो Q = CV होता है, और C की वैल्यू वहाँ पे 4 माइक्रोफैरड, V की वैल्यू 6 वोल्ट, तो 24 माइक्रोकूलाम तो पहले वाले पे आ गया। और उसी तरह से चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड, तो 6 × 6 36 माइक्रोफैरड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। बस केवल थोड़ी पहचान करनी पड़ेगी कि कम्बिनेशन किस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है वैसे, लेकिन एक बार देख लेंगे उसको डिज़ाइन कैसे किया गया। 4 कंडक्टर लिए गए हैं, इन चारों कंडक्टर से 2 तरह से कैपेसिटर का कम्बिनेशन बन सकता है। तो एक कम्बिनेशन तो बनाया गया ये कि फर्स्ट और लास्ट कंडक्टर को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया गया और सेकंड और थर्ड को दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया गया। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। इस तरह से अब देखना है कि कितने कैपेसिटर बन गए, किस कम्बिनेशन में है वो, और कितनी उसकी कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटर के बारे में हम उसकी जो डिज़ाइन देखा है तो वो इस तरह से होता है। 2 प्लेट होती हैं, सेपरेट होती हैं एक दूसरे से। बीच वाली दोनों प्लेट बी पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट हो गई हैं, इसलिए बीच वाला जो है वो कैपेसिटर नहीं बन सकता। हाँ, ऊपर वाली प्लेट एक इधर है एक उधर है, तो ये कैपेसिटर हो सकता है। उसी तरह से नीचे वाली दोनों प्लेट एक उधर है बी पे और एक इधर ए पे है, तो इसमें केवल एक तो ये कैपेसिटर बनता है और एक ये बनता है। 2 कैपेसिटर बने हुए हैं। एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरे कि ये किस कम्बिनेशन में है,
तो कम्बिनेशन में तो हम जानते हैं भाई, जो ए पे प्लेट आई है उन पे अगर 1 1 लिख दूं और जो बी पे गई है उन पे 2 2 लिख दूं तो आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट ए पे और दूसरी प्लेट बी पे गई है तो पैरेलल कम्बिनेशन हुआ। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन प्लेटों का एरिया ए है और प्लेटों के बीच का सेपरेशन डी है, ये भी हमें दिया है। और डायग्राम से ये भी क्लियर हो रहा है कि दोनों कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। तो अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक बात पता लगी, और हर एक कैपेसिटर का एरिया और सेपरेशन दिया हुआ है प्लेटों के बीच, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, क्या होता था, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। इनके प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम ही है, ये भी मान के चलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीधा हम वैल्यू निकाल देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है ये, तो बिकॉज हेयर आर 2 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, 2 कैपेसिटर हैं और दोनों पैरेलल में हैं। and their capacitance C1 और C2। अगर 2 कैपेसिटर हैं, उसकी दोनों की कैपेसिटेंस अगर मैं C1 C2 अलग अलग मानता हूं तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और वो है हमारी वैल्यू एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। पैरेलल में है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस in parallel C equal to C1 plus C2, टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। सिंपल बिल्कुल। सेकंड पार्ट में भी उसी तरह से 4 कंडक्टर हैं। अब की बार इनको दूसरे तरीके से जोड़ा गया है कि फर्स्ट और थर्ड प्लेट को ए पॉइंट से जोड़ दिया, सेकंड और फोर्थ को बी पॉइंट से जोड़ दिया। और अब अगर कैपेसिटर बनते हैं तो कितने बने और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालनी है। सभी का एरिया प्लेट का ए है, प्लेटों के बीच का सेपरेशन सभी का डी है, ये भी और ये भी। सभी के बीच में एयर या वैक्यूम मीडियम सबका सेम। अब कितने कैपेसिटर बने और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हुई। तो अब की बार कोई भी 2 प्लेट शॉर्ट सर्किट नहीं है। पहली बात तो ये 2 प्लेट देखूं बिल्कुल सेपरेट हैं, एक कैपेसिटर बन गया। ये 2 प्लेट भी शॉर्ट नहीं है, एक कैपेसिटर यहाँ बनता है, एक कैपेसिटर ये बनता है। पहली बात तो 3 कैपेसिटर बने हैं। दूसरी बात कि अब इनका कम्बिनेशन क्या है, ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो भाई बड़े ध्यान से करेंगे कि ए पे जाने वाली जो सी प्लेट है मैं उन पे 1 लिख देता हूँ। ये 1 ए पे गई। यहाँ पे इस फर्स्ट और इस सेकंड कैपेसिटर की 2 प्लेट कंबाइंड है, दोनों प्लेट जुड़ी हुई हैं, और ये दोनों गई हैं बी पे, और बी पे जाने वाली दोनों प्लेटों को मैं नाम दे रहा हूँ 2। समझ गए होंगे मेरी बात। 2 कैपेसिटर हैं कंबाइंड, दोनों की एक एक प्लेट बी पे गई। यहाँ पे देखता हूँ तो सेकंड और थर्ड इन दोनों की ये प्लेट कंबाइंड है, सेकंड वाले की भी यही है और थर्ड वाले की भी यही है, और ये दोनों प्लेट गई हैं ए पे, और ए वाले को मैं नंबर दे रहा हूँ 1।
तो जो बी पे गई उसको लिख देता हूँ 2। अब फैसला कर लीजिए कि ये कम्बिनेशन कैसा है। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि 3 कैपेसिटर हैं, तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट, यदि 3 प्लेट, 2 यदि, 1 यदि, तीनों कैपेसिटर में से एक एक की एक प्लेट ए पे गई और दूसरी प्लेट बी पे चली गई, तो पैरेलल कम्बिनेशन हुआ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, पैरेलल कम्बिनेशन है, हर एक की कैपेसिटेंस वही ε0 A/d होगी, तो नेट कैपेसिटेंस अब की बार 3 ε0 A/d आ जानी चाहिए। तो फिर वही लैंग्वेज लिख देते हैं, हियर ऑल द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल हैविंग capacitance ε0 A/d, therefore net capacitance, सिंपल लिख सकते हैं ऐसे भी, ε0 A/d, ε0 A/d, ε0 A/d। ज़्यादा डिटेल में लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास, तो इतना शॉर्ट में भी करके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये डायग्राम साथ में अटैच करना चाहिए हमें, तो आंसर ये हो जाएगा। यानी दोनों ही केस में पैरेलल कम्बिनेशन रहा। बस पहचानने वाली बात यह है कि कौन कौन सी प्लेट ए पे गई, कौन कौन सी प्लेट बी पे गई। अगर इसको ठीक से पहचान लिया तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। तो ये तो थे कुछ सिंपल क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा देते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये चार कैपेसिटर जोड़े गए हैं, ये दोनों 3 माइक्रोफैरड के और ये दोनों 1 माइक्रोफैरड के। अब की बार पहली बार इसमें सर्किट में रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व किया गया है और इस सर्किट में 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल बताइए और बी और सी के बीच में पोटेंशियल बताइए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी के बीच का पोटेंशियल और बी और सी के बीच का पोटेंशियल। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे सर्किट में जो रेजिस्टेंस हैं उनका रोल कुछ भी नहीं होने वाला, तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इस क्वेश्चन से ही बाहर हैं, लेकिन बताना पड़ेगा कि ये कब बाहर हो जाते हैं। हर टाइम बाहर नहीं है। जब तक सेल से चार्ज फ्लो होके इन कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहा है, यानी सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है, तब तक इन रेजिस्टेंसेस का अपना रोल है। उस चार्ज के फ्लो में ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे, लेकिन वो चार्ज फ्लो होते होते इन कैपेसिटर को जब कम्प्लीटली चार्ज कर देगा, फिर इन पे चार्ज जाना बंद हो जाएगा। जब कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो गया तो और चार्ज तो वो लेगा नहीं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जब ये कैपेसिटर्स कम्प्लीटली चार्ज हो जाएंगे तो सर्किट में चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। जब चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा तो इनमें करंट जीरो हो जाएगी। जब सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी तो रेजिस्टेंस का रोल ख़त्म हो जाएगा। तो बस एक बात यहाँ पे हमें ये लिखनी है सॉल्यूशन में, व्हेन कैपेसिटर्स आर कंप्लीटली चार्ज्ड then no current in the circuit, that is no role of 20 ohm and 10 ohm resistors। और उसी कंडीशन में ए और बी के बीच का हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं, जब ये कंडीशन आ जाएगी कि कैपेसिटर्स कंप्लीटली चार्ज हो जाएंगे। आज थोड़ा वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस रहा है साउंड का, तो उस पर ध्यान ना देके अपनी वीडियो को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब ये कंप्लीटली चार्ज हो गए, रेजिस्टेंस का रोल ख़त्म हुआ। अब यहाँ देखते हैं कि कौन पैरेलल में कौन सीरीज में। मैं वही तरीका बताया कि भाई ए पे जो प्लेट आ रही हैं, एक बार उनको 1-1 नाम दे देता हूँ। इस कैपेसिटर की ये प्लेट, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट दोनों ए पे आ रही हैं।
अभी इसको नहीं इन्वॉल्व करते क्योंकि इनकी सेकंड प्लेट ये 2 नंबर वाली ये यहाँ पे जा रही है बी पे, ये बी पॉइंट यहाँ पे है। इसकी दूसरी प्लेट तो पता नहीं कहाँ गई, तो इसलिए इसको इन दोनों से हमें पता लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल में हैं। इनकी फर्स्ट प्लेट ए पे आ गई, सेकंड प्लेट बी पे चली गई। इसकी फर्स्ट प्लेट तो आ रही थी ए पे, लेकिन सेकंड प्लेट कहीं सी पे गई थी या जहाँ भी गई थी, अभी उसको डाउटफुल केस में रखते हैं। उसी तरह से एक मिनट, डायग्राम में कुछ छूट गया शायद। हाँ, यहाँ पे भी है 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, यहाँ पे भी है, ये छूट गया ये। तो यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों की ये वाली प्लेट जो बी पे गई है, इनको 2 लिख देता हूँ, और ये नीचे वाली जो है ये सी पे गई है, इसको मैं 1 दे देता हूँ। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं ए और बी के बीच। यहाँ ये दोनों कैपेसिटर सी और बी के बीच पैरेलल में हैं। ये पॉइंट अपना बी मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। ये बी पॉइंट है हमारा, ये। तो ये दोनों भी पैरेलल में हुए, ये दोनों पैरेलल में हुए। इसका बाद में देख लेंगे एक बार। तो पहले मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करता हूँ कि इनको पैरेलल में दिखा के, भाई ए पॉइंट में ये लिया और यहाँ से इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ इस तरह से। ये 3-3 माइक्रोफैरड के ये बने। उधर से सी से आते हुए ये 1-1 माइक्रोफैरड के हैं दोनों, और ये बी पे आके दोनों के, इन दोनों की दोनों प्लेट और इन दोनों की दोनों प्लेट ये बी पे आके जुड़ रहे हैं इस तरह से। अभी तक का ये डायग्राम बनता है। ये दोनों पैरेलल में ये रहे, ये दोनों पैरेलल में ये रहे, दोनों का बी पॉइंट पे पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है। अब इस कैपेसिटर पे आते हैं 1 माइक्रोफैरड पे। इसकी एक प्लेट गई है ये रही ए पे, तो भाई तीसरा कैपेसिटर ये बना देता हूँ, और इसकी एक प्लेट ये चली गई ए पे, और दूसरी प्लेट जा रही है ये रही सी पे। ये हमारा सी है, तो दूसरी प्लेट ये गई सी पे। ये है हमारा 1 माइक्रोफैरड। तो थोड़ा सा ये डायग्राम समझने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेरा 20 ओम, ये बैटरी 100 वोल्ट की, और ये मेरा 10 ओम, और ये ए और सी के बीच में इस तरह से जुड़े हुए 10 ओम, 100 वोल्ट, और ये 20 ओम। तो इस तरह से इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके और आसान बना लिया। और अब क्योंकि हमें ए और बी और सी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पहले सोर्स से कितना चार्ज आ रहा है उसका पता करेंगे। उस चार्ज में से कितना इधर चला गया और कितना इधर आया वो पता करेंगे, और वो चार्ज इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी हमारी सीरीज में। तो ये जो चार्ज इधर गया है वो दोनों से सीरीज में सेम चार्ज पास होगा, और दोनों का चार्ज पता लग जाएगा, दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल लेंगे। तो V = Q/C करके ए और बी के बीच का पोटेंशियल ऐसे आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ आ जाएगा। तो सिंपली अपने माइंड में तो क्वेश्चन का रूपरेखा हमारी आ ही गई है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है माइंड में तो आ ही चुका है, अब तो करना बाकी है। तो एक बार इसको कर लेते हैं। तो लिखेंगे बिकॉज 3 माइक्रोफैरड या ए एंड बी, बिकॉज बिटवीन ए एंड बी 3 माइक्रोफैरड and 3 माइक्रोफैरड are in parallel, therefore equivalent capacitance, their लिख देते हैं, their equivalent capacitance C1 अगर मैं लिखता हूँ तो 3 + 3 6 माइक्रोफैरड,
Similarly, between B and C, 1 microfarad and 1 microfarad are in parallel. Therefore, equivalent capacitance, अगर मैं उसको C2 नाम देता हूँ तो 1 + 1 2 माइक्रोफेरड। यह मैं कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में तो नहीं चल रहा, ठीक चल रहा है। इन दोनों की कैपेसिटेंस आ गई मेरी 6, इन दोनों की कैपेसिटेंस आ गई 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इनका इक्विवेलेंट अगर सर्किट में बना सकूं तो ये 3 और 3 का 6 ये आ गया, 1 और 1 का 2 ये आ गया, ये था ए और बी के बीच। चलो ए को यहाँ ले लेता हूँ, और इनके पैरेलल में आ गई हमारा ये 1 माइक्रोफेरड, ये देखिए, और यहाँ पे हमारा 20 ओम, 100 वोल्ट, 10 ओम, इस तरह से। ये सर्किट हो गया। अब ये है बीच में हमारा पॉइंट बी, ये सी है। अब ये ए से लेके इस पाथ से अगर जाता हूँ सी तक, तो ये मेरा बनता है सीरीज कम्बिनेशन। उस सीरीज कम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ पहले। बिकॉज 6 माइक्रोफेरड एंड 2 माइक्रोफेरड are in series if C3 the equivalent capacitance, then उसकी वैल्यू निकल जाएगी 1/C3 = 1/6 + 1/2। 6 एलसीएम आ गया, 4/6 आ जानी चाहिए, काट लेते हैं। यही कह दीजिए C3 की वैल्यू आ गई 3/2 माइक्रोफेरड। इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बना सकूं तो ये बना देता हूं यहाँ। इन दोनों की मिला के आ गई है हमारी 3/2 माइक्रोफेरड, और इसके पैरेलल में है हमारा 1 माइक्रोफेरड। ये हमारा सोर्स हो गया, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 1 माइक्रोफेरड। अब ये हैं सीरीज में 3 माइक्रोफेरड, क्योंकि मुझे तो पहले सोर्स से टोटल जो चार्ज ड्रॉ करना है वो निकालना है, या उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब छोड़ो, उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बिना ही हो जाएगा। अब तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं, छोड़ो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल वैसे चुके हैं। चलो इसको हटा ही देता हूँ। तो अब ये 3/2 जो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई, और ये 1 माइक्रोफेरड, ये दोनों डायरेक्ट 100 वोल्ट से जुड़े हुए हैं, तो इनके अलग अलग चार्ज हम निकाल सकते हैं। बिकॉज 3/2 माइक्रोफेरड एंड 1 माइक्रोफेरड नाउ आर इन पैरेलल। ज़्यादा छोटा हो गया दिखे लिखने में, कहीं आपको दिखाई ना दे रहा हो। बिकॉज 3/2 माइक्रोफेरड एंड 1 माइक्रोफेरड नाउ आर इन पैरेलल, ऊपर का आपका हो गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, हटा देता हूँ इसको। तो अब इस 3/2 में कितना चार्ज जा रहा है? सीधा वोल्टेज हमें पता है 100, कैपेसिटेंस हमारी होगी 3/2। तो देयरफॉर चार्ज इन द पाथ
ए बी सी, इस पाथ से कितना चार्ज गया, तो Q इक्वल टू सी भी निकाल देंगे वहाँ से। सी हमारी आ गई थी उस पाथ की 3/2, वी है वहाँ का 100, तो 150 माइक्रोकूलाम 150 माइक्रोकूलाम इस पाथ से गया। इसी चार्ज से हमारा ए और बी से सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है, क्योंकि सीरीज में 150 चार्ज दोनों से सेम होके जाएगा। तो इस कैपेसिटर के लिए भी मैं 150 यूज करूँगा और उस कैपेसिटर के लिए भी, दोनों की इंडिविजुअल मुझे कैपेसिटेंस पता है। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ABC पाथ की टोटल कैपेसिटेंस मेरी 3/2 आ गई थी, उससे हमने चार्ज निकाल लिया। अब वही चार्ज जब इससे पास करेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। किस तरह से कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, VAB कह देता हूँ, जो हमें निकालना था ये रहा। V इक्वल टू Q/C होता है। Q हमारा 150 माइक्रोकूलाम आया और C की वैल्यू थी वहाँ कितनी, 6 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स, तो हमारा आ गया 25 वोल्ट। ये हमारा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। उसी तरह से बी और सी का निकल सकता है। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो वी बी सी मस्ट बी, वही Q/C लगाएंगे, फिर Q वही 150 माइक्रोकूलाम और उसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो कट के 75 वोल्ट, ये आंसर। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस कॉम्बिनेशन पहचानना है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस किस तरह से अप्लाई करनी है, किस तरह से सोर्स के चार्ज को डिवाइड करके उस रास्ते पे ले जाना है जहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, और होता चला जाएगा क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसकी हर एक प्लेट का एरिया A और दोनों के बीच की डिस्टेंस D थी। इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक भर दिए गए आधे आधे स्पेस में, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और दूसरे का K2 था। ऐसा करने के बाद जो इसकी कैपेसिटेंस थी अब वो कितनी हो गई। ये कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे शो कर देता हूँ। इनको इस तरह से सोर्स से जोड़ा गया होगा, उसको कहीं इस तरह से, इसको कहीं ऐसे। वो छोड़ो इनको, चाहे इनको ना भी दिखाओ, इस तरह से कनेक्शन है। तो जब तक इस प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ था, एयर थी, तो इसकी कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए थी, ε0A/d। लेकिन अब क्या हो गया, अब इसमें आधे आधे पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक भर दिया उससे इसके बन गए 2 कैपेसिटर, जिनकी जहाँ दोनों डाइलेक्ट्रिक मिलते हैं वहाँ उनकी एक प्लेट कॉमन हो गई। ऊपर वाले की ये नीचे वाली प्लेट और नीचे वाले कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट, वो दोनों वहाँ जॉइंट मानी जाएंगी। इस तरह से 2 कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट हुए माने जाएंगे अब। और ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, देखिए ऊपर वाले को अगर मैं पहला कैपेसिटर मानता हूँ तो पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। यानी 2 कैपेसिटर अगर थोड़ा अलग अलग होते ही हैं तो इस तरह से है, ये तो है इनके कनेक्शन, और ये बीच वाली प्लेट ये आपस में कनेक्टेड इस तरह से है। इस वायर को बहुत छोटा करते हुए इतना छोटा कर दिया कि लगभग दोनों प्लेट कनेक्टेड आपस में चिपक गई। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन।
एक कैपेसिटर के दो कैपेसिटर बन गए, दोनों माने गए अब सीरीज में। तो अब इनकी अलग अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे। पहले वाले के फॉर्मूले में यहाँ क्या चेंज करेंगे, एक तो जब कोई डाइलेक्ट्रिक भर जाता है तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, के की जगह K1, एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन जीरो। एरिया प्लेट का अभी भी उतना ही है, एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो ए की वैल्यू ए ही रहने देंगे। लेकिन उसकी प्लेटों के बीच की सेपरेशन, जो पहला कैपेसिटर बना है ऊपर वाला, वो हो गई है d/2। ऊपर वाले की कैपेसिटेंस हो गई ये, नीचे वाले की K1 की जगह K2 रख देंगे, एप्सिलॉन जीरो, एरिया वही, और d की जगह उसका भी d/2। तो पहले वाले की कैपेसिटेंस ये हो गई, दूसरे की ये हो गई, दोनों सीरीज में हैं तो उनकी नेट कैपेसिटेंस निकाल देंगे अब इस तरह से। बाकी कैलकुलेशन तो अब हम फॉर्मली कर लेंगे। तो इसका लिखने का जो तरीका रहेगा, हिंट आप समझ गए होंगे, तो शॉर्ट में मैं करा देता हूँ। बिकॉज ऑन फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक्स there become two capacitors of each of plate area A and plate separation d/2। डायग्राम में हमने दिखाई रखा है d/2 क्या है और ये। तो देयरफॉर ये प्लेट है d/2। हेयर द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। इस बात के लिखते ही हम आगे जब इनको सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें ये काम आ जाएगा। तो पहले ही हमने हिंट दे दिया कि ये कैपेसिटर सीरीज में है। तो बिकॉज कैपेसिटेंस of first parallel plate capacitor, थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ। C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन जीरो A अपॉन d/2। 2 को ऊपर ले जा सकता हूँ, 2 K1 एप्सिलॉन जीरो A अपॉन d। Similarly, capacitance of second capacitor, जिसको अगर मैं C2 बोलूँ तो हो जाएगा K2 एप्सिलॉन जीरो A अपॉन d/2, फिर 2 को ऊपर ले गए, K2 एप्सिलॉन जीरो A अपॉन d। अब दोनों सीरीज में हमें पता है तो सीरीज का जो फॉर्मूला है अप्लाई कर देते हैं। Therefore, if C is the equivalent capacitance in this series, then 1 upon C must be 1 upon C1 plus 1 upon C2। 1 upon C1 की वैल्यू ये है 2 K1 एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D, और C2 की वैल्यू भी हमारे पास ये है 1 अपॉन 2 K2 एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D। तो D को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाता है 1 अपॉन C इक्वल टू D अपॉन 2 K1 एप्सिलॉन जीरो A प्लस D अपॉन 2 K2 एप्सिलॉन जीरो A। कुछ कॉमन आ गया है, 2 एप्सिलॉन जीरो A कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इसको K1 K2 का LCM लेके सोल्व करना पड़ेगा। K1 K2 ही LCM आ जाएगा, ऊपर हम लिख सकते हैं K1 प्लस K2, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो C है इसलिए इसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस या नाउ कैपेसिटेंस, अब डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद जो कैपेसिटेंस का फाइनल आंसर आया वो आता है हमारा 2 एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D
इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बस इस क्वेश्चन में एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं दी थी, इसलिए कैलकुलेशन में हम किसी को भी शॉर्ट नहीं कर पाए। न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो उसको कोई कट जाता या कोई प्लस माइनस होके हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा ही करना पड़ा। तो ये ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो जाता है और न्यूमेरिकल भी है। तो ये न्यूमेरिकल ही, लेकिन क्योंकि कहीं भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल भी हम कह सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी हो गए हैं। एक क्वेश्चन चले मैं करा देता हूँ, और अच्छा सा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग उससे कुछ और सीख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि दो कैपेसिटर दिए गए हैं, एक की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड और दूसरे की कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड। इसको चार्ज किया गया 3 वोल्ट तक और इसको चार्ज किया गया 6 वोल्ट तक। दोनों को अलग अलग 3 वोल्ट और 6 वोल्ट तक चार्ज करके और फिर इनको सीरीज में जोड़ दिया गया। अब सीरीज में जोड़ने के बाद पूछा जा रहा है कि अब इनकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। पहले जब सेपरेट सेपरेट थे, एक का पोटेंशियल डिफरेंस 3, एक का 6 था। सीरीज में जोड़ने के बाद बताइए पोटेंशियल 3 और 6 ही रहेंगे या कुछ चेंज होंगे। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले एक बात का ध्यान करते हैं कि चार्जिंग के बाद जब सोर्स से हटा लिया जाता है कोई चार्ज, तो कोई कैपेसिटर, तो पहले ध्यान देते हैं कि चार्जिंग के बाद जब कोई कैपेसिटर किसी सोर्स से हटा दिया जाता है तो उसका चार्ज चेंज नहीं होता, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो चुका है, चार्ज को जाने के रास्ते बंद हैं, अब वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए जो भी इनके चार्ज थे वो इन पे स्टोर हो गए। इस पे चार्ज Q इक्वल टू CV निकाल लेंगे, तो 6 Q इक्वल टू CV 6 माइक्रोफैरड इस पे आ गया था, और 6 इंटू 5 30 माइक्रोफैरड, वो 30 माइक्रोकूलम इस पे आ गया। इस पे चार्ज Q इक्वल टू CV से निकालेंगे, 3 इंटू 2 6 माइक्रोकूलम इस पे आ गया, और 6 इंटू 5 30 माइक्रोकूलम इस पे आ गया। तो टोटल जो दोनों का चार्ज हुआ वो हो गया 36। तो इनको सीरीज में जोड़ने के बाद, क्योंकि अभी भी कहीं कनेक्शन नहीं है, तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। अभी कंजर्वेशन चार्ज हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ भी इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, 30 इसका, 6 इसका, 36। तो सीरीज कम्बिनेशन की एक बात हमें पता चलेगी कि टोटल चार्ज 36 है और सीरीज कम्बिनेशन में सेम चार्ज ही सब कैपेसिटर से होकर जाता है, इसलिए दोनों कैपेसिटर्स के लिए 36 चार्ज की वैल्यू तो हम यूज करने वाले हैं ही। दोनों की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हमें दी है, तो V इक्वल टू Q/C लगा के और इनके अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल। तो एक बार कैसे करते हैं बोला, हमें निकालना था, क्वेश्चन जो बना है वो पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitors after connecting in series। ये तो सॉल्यूशन ये है, बिकॉज फॉर फर्स्ट कैपेसिटर Q की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, V की वैल्यू है 3 वोल्ट, देयरफॉर चार्ज उस पर हो जाएगा, सॉरी C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, तो चार्ज उस पर हो जाएगा Q इक्वल टू CV, यानी 2 इंटू 3 यानी 6 माइक्रोकूलम। सिमिलरली चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, इसको Q1 कह के इसको Q2 कह देता हूँ, उसकी
कैपेसिटेंस है 5, वोल्टेज है 6, 30 माइक्रोकूलम चार्ज उस पर हो गया। बिकॉज इन सीरीज कनेक्शन नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में हम जानते हैं चार्ज सेम रहेगा, तो जो भी कम्बिनेशन का चार्ज बनेगा वो दोनों के पास होगा। तो इन सीरीज कम्बिनेशन नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इक्वल टू 6 + 30 यानी 36 माइक्रोकूलम। दोनों का चार्ज पता लग गया, दोनों की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हमें पता है, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर V1 इक्वल टू Q1/C1 Q/C1। नेट चार्ज जो हो गया था वो हमारा 36, तो 36/2 तो 18 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर V2 हो जाना चाहिए, चार्ज उस पर भी 36 लगाएंगे और कैपेसिटेंस है उसकी 5, वो 5, तो 7.2 वोल्ट। तो इस तरह से 3 वोल्ट वाले की जो वोल्टेज हो गई वो 18 वोल्ट हो गई, और जिस पे 6 वोल्ट थी उसकी 7.2 वोल्ट हो गई। तो सीरीज में जुड़ते ही पोटेंशियल डिफरेंस एकदम चेंज हो गया दोनों का। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप और क्वेश्चन करते रहिए, और आगे बाकी कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में लिख देंगे, बाकी फिर करेंगे।